गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 20 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025। ठीक है, किसने रिलीज किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने क्या है, रिसेंटली रिलीज किया है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट का नेम और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया है दोनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये रिपोर्ट है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है तो ग्लोबल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फॉर्मल सेक्टर में क्या है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयमेंट डायनामिक्स चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ों को क्या है यहाँ पे बताया गया। देखते हैं। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स एट 5% इन 2024। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या है, अभी भी 5% के उस पे है, परसेंटेज पे है 2024 में। विद इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग एंड चैलेंजेस परसिस्टिंग, जिसकी वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अभी भी स्लो है। हम लोग अभी भी इकोनॉमिकली लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें डिजायर्ड करना चाहिए। और चैलेंजेस परसिस्टिंग, और कुछ ना कुछ चैलेंजेस है जो अभी भी क्या है, परसिस्ट कर रहे हैं, जो अभी भी क्या है, रिमेन है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल लेवल पे जो हमारी ये वॉर्स हो रही हैं, है ना, इंटर रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी आ रही है, ये सारे रीजंस की वजह से हम क्या है, टारगेटेड ग्रोथ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर लेबर मार्केट टू फुली रिकवर। अब हम लोगों के एक पैंडमिक आया था, कोविड-19 पैंडमिक, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमीज को रिकवर होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, और ऊपर से जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे और भी ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और भी स्लो होती जा रही है, और जो मार्केट्स है, लेबर मार्केट्स है, वो क्या है, अभी भी रिकवर नहीं कर पा रही है फ्रॉम द लॉसेज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। चैलेंजेस क्या है लेबर मार्केट में? जियो पॉलिटिकल टेंशंस, जोग्राफिकल एरियाज में जो टेंशंस है, जैसे रशिया यूक्रेन का हो गया, ईरान का है, और भी मतलब और भी रीजन्स में क्या है, अनस्टेबिलिटी आती जा रही है, पॉलिटिकल टेंशंस क्या है, क्रिएट होती जा रही है। ठीक है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है हम लोग अपने टारगेटेड गोल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, है ना। स्विचिंग टू द रिन्यूएबल सोर्सेज हम लोग नहीं कर पा रहे, इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से हमें क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, राइजिंग सी लेवल है, तो हम क्या है, जो फंड हम लोग डेवलपमेंट के लिए रख सकते थे, लेकिन अब हमें वहाँ पे क्या है, मिटिगेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए कहाँ है, स्पेंड करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज से कोप अप करने के लिए हमें क्या है, कॉस्ट महंगी पड़ रही है। अनरिजॉल्व्ड डेप्ट इश्यूज, और कई बार ऐसे कंट्रीज है जो डेप्ट में जा रही है और उनको क्या है, डेप्ट इश्यूज को वो रिजॉल्व नहीं कर पा रही है। ठीक है, डेप्ट ट्रैप में फंसती हुई जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्लोबल सिनेरियो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ओनली ट्रीपार्टाइट यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। कब से? 1919 से। विच ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या है, ग्लोबली जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम 187 मेंबर स्टेट टू सेट लेबर स्टैंडर्ड्स, क्रिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, पोल, तो यहाँ पे क्या है, 187 मेंबर स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट भी है, एम्प्लॉयर्स भी है और वर्कर्स भी है। एम्प्लॉयर्स मतलब जो एम्प्लॉय करेंगे, और वर्कर्स जो काम करते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग इंक्लूड होते हैं, अपने लेबर को क्या क्या स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए वो सभी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, प्रेजेंट किया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, और कितनी कैटेगरीज में अनाउंस किया गया है? 6 कैटेगरीज में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को क्या है, 6 कैटेगरीज हैं। अनाउंसमेंट हुई है, किसने की है? प्रेसिडेंट ने। और कितनी कैटेगरीज हैं? 6 कैटेगरीज है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कब स्टार्ट हुआ था? 1991 में, और अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, हमारी जो भी स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होती है उसके लिए हम लोग क्या है, मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड को ग्रांट करते हैं।
अर्जुन अवार्ड कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, ये भी क्या है, हमारी गुड परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985, हाईएस्ट पोस्ट स्पोर्ट ऑनर फॉर कोचेस, जो हमारे द्रोणाचार्य थे, एक गुरु थे ना, तो उनके नेम पे क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड को रखा गया है। ये किन के लिए है, ये कोचेस के लिए है, जो कोचेस ने बहुत अपना हाईएस्ट मतलब रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है, तो कोचेस के लिए हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर कौन सा है, द्रोणाचार्य अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2002 में, ये खेल रत्न अवार्ड है, ये सिर्फ अवार्ड है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। 2002 में ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एंड इंडिविजुअल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को भी ग्रांट किया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी ग्रांट किया जाएगा। प्लेइंग अ रोल इन एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर लास्ट 3 years, उनके लिए जिन्होंने क्या है, स्पोर्ट को प्रमोट किया है, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में काम किया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में इसका ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग की गई थी, और गिवन टू एन इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ओवर लास्ट 1 year, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और वहाँ पे जो क्या है इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के टॉप परफॉर्मेंस था, उसको क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, कुका रिवॉल्ट 1872, हिस्टोरिकल इवेंट है हमारा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है, ट्रिब्यूट दिया गया है, हैज़ बीन पेड टू द मार्टियर्स, मतलब कि शहीदों को कुकर मूवमेंट में, मतलब कुका मूवमेंट के टाइम पे जो भी पर्सन्स शहीद हुए हैं, मार्टियर्स हैं, उनको क्या है, ट्रिब्यूट दिया गया है। कुका रिवॉल्ट क्या था, कुका मूवमेंट क्या था, फर्स्ट मेजर रिएक्शन इन पंजाब, पहला मेजर रिएक्शन था पंजाब में, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के पॉलिटिकल ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कब एस्टैब्लिश हुआ, 1849 के बाद में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। क्रूशियल फेज था, नामधारी मूवमेंट का एक सेक्ट होता है, अलग अलग रिलीजियस सेक्ट होते हैं ना, तो एक सेक्ट है नामधारी मूवमेंट का सेक्ट। इनका जो फाउंडर है हमारे कुका रिवॉल्ट के, वो कौन थे, सतगुरु राम सिंह। 1857 में इन्होंने फाउंडिंग की, और कहाँ पे, बहनी साहिब में इन्होंने क्या है, इस रिवॉल्ट की स्टार्टिंग की, ठीक है। नामधारी को कुकास भी बोला जाता है, और जो ये नामधारी सेक्ट के फॉलोअर्स होते हैं ना, उनको क्या बोला गया, कुका बोला गया, ठीक है। ड्यू टू देयर हायर पिच रेसिटेशन ऑफ गुरबानी कॉल्ड कुक, क्योंकि ये क्या करते थे, जो इनकी गुरबानी है, रिलीजियस बुक है, उसको कहते हैं हाई पिच रेसिटेशन, मतलब बहुत जोर जोर से रिसाइट करते थे पंजाबी में। वर अर्ज्ड बाय राम सिंह टू बॉयकॉट, और फिर इन लोगों से क्या है, राम सिंह ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट की कि भाई आप क्या है, ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करो, ब्रिटिशर्स के गुड्स को, सर्विसेज को क्या है, बॉयकॉट करो, त्याग दो। और फिर उन्होंने क्या है, कुकास को ऑर्गेनाइज किया, मतलब इकट्ठा किया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया, और फिर मिलिट्री ट्रेनिंग दी, ताकि यंग मेंस को, ताकि वो क्या कर पाए, ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ पाए, ठीक है। मूवमेंट ने क्या किया, अवेयरनेस रेज की, सब्जुगेशन, भाई हमारे साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और साथ में सिविल डिसोबीडेंस को, कि भाई आपको क्या है, सिविल डिसोबीडेंस मेंटेन करना है, भाई सरकार के अगेंस्ट बात मत मानो, सरकार की बात मत मानो, सरकार के अगेंस्ट काम करो, ठीक है। इनकरेज किया वियरिंग हैंडस्पन वाइट अटायर एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और जो भाई ब्रिटिशर्स का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहा है, क्लोथ्स आ रहा है, इसको बॉयकॉट करो, और अपने चरखे से स्पिन होता है जो अपना वाइट कलर की ड्रेस है ना, खादी, जैसे महात्मा गांधी ने इनकरेज किया था, वैसे ही इन्होंने बोला कि भाई अपने हैंड स्पिन वाइट अटायर को, मतलब हाथ से स्पिनिंग करके वाइट कपड़े बनाओ और उसको पहनो, ब्रिटिशर्स के जो भी गुड्स है उसको बॉयकॉट करो, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से जो क्लोथ्स आ रहे हैं उसको मत पहनो, बल्कि अपना सेल्फ रिलायंस को बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन द कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कर्नाटका में। डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी इन 2011, मतलब 2011 में क्या है, इसको एक सेंचुरी घोषित किया गया था। एंड एक्सटेंड्स ओवर 134.88 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया में, मतलब पहली ऐसी सेंचुरी है जो कहाँ पे है, ड्राई लैंड पे सिचुएटेड है।
ऑल्सो कोल्ड ऊटी ऑफ तेलंगाना, मतलब ऊटी कहाँ की ऊटी है, ये तेलंगाना की ऊटी है। कंपैरिजन हो रहा है, मतलब जो हमारी नॉर्मल ऊटी है वहाँ पे जैसी कंडीशंस है वहाँ वैसी ही कंडीशंस हमें कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। अपार्ट फॉर चंद्रपल्ली डैम, मतलब यहाँ पे क्या है, एक चंद्रमपल्ली डैम है वाटर की फैसिलिटी के, और इसके अलावा 4 और स्मॉल डैम्स है, तो टोटल 5 डैम्स हो गए। एक तो चंद्रमपल्ली डैम है, उसके अलावा 4 अदर डैम्स और है। सेंचुरी इज ऑल्सो होम टू लंबानी टांडास, लंबानी टांडास भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये लंबानी टांडास कौन है, लंबानी टांडास है प्रोटेक्टेड ट्राइबल कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहाँ पे इन फॉरेस्ट में रहती है। फौना फ्लोरा देखते हैं। फ्लोरा में क्या है, ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। कोर जहाँ पे मेनली कौन सी वैरायटीज देखने को मिलती है, अकाकिया एंड टीक प्लांटेशन देखने को मिलता है। मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं, सैंडलवुड चंदन, चंदन को बोलते हैं ना, एंड रेड सैंडल्स ट्री, मतलब लाल चंदन, लाल रेड सैंडलवुड भी बोल सकते हैं, लाल चंदन भी देखने को मिलती है। फौना होम टू फौना जैसे कि ब्लैक बक मिलता है, कॉमन फॉक्स है, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप है, फ्रूट बैट, हाइना, इंडियन वुल्फ एटसेट्रा। और टोटल 35 स्पीशीज की हमें बर्ड्स देखने को मिलती है, जैसे ब्लैक ड्रोंगो, ब्लैक विंग्ड काइट, ब्लॉसम हेडेड पैराकीट, ब्लू पिजन, ब्लैक हेडेड ओरियोल एंड ग्रे पार्ट्रिज आर ऑल्सो फाउंड इन दिस सेंचुरी। तो मतलब कितनी ज़्यादा हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली इंडिया में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, ऑप्शन सी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, या ऑप्शन डी है ओटावा कनाडा में। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म अगर करें तो क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, मतलब एक फंड जो डेडिकेटेड है चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रंस के न्यूट्रिशन के लिए, चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनको पोलियो, पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, पोलियो ड्रॉप्स मिलती है ना, तो पोलियो से बच्चों को फ्री करवाने के लिए, इरेडिकेशन के लिए, साथ ही साथ बच्चों की चाइल्ड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उनमें जो एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बच्चों के साथ जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उनसे बच्चों को बचाने के लिए, और फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो बीमारियां फैलती है ना, जैसे एड्स है, उसको टारगेट करेंगे। साथ में क्या है, पॉलिसीज बनाएंगे बच्चों के लिए, जैसे एक्ट्स बनते हैं ना, पार्टनरशिप्स, उनके बिहेवियर्स को एड्रेस करेंगे। तो मतलब कितने सारे मल्टीपल एरियाज हैं ना जहाँ पे चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के अंडर ये क्या है, यूनिसेफ एक बॉडी है जो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।